ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण ईसोफेगस की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। ये सब ट्यूब की इनर म्यूकोसा में इरिटेशन और इन्फेक्शन होने के कारण होता है। ईसोफेजाइटिस 4 टाइप्स की होती हैं। इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस, इन्फेक्टियस ईसोफेजाइटिस, रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस। इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस जब होती है जब ईसोफेगस में बहुत सारे इओसिनोफिल हो जाते हैं। ड्रग इंड्यूस ईसोफेजाइटिस जब होती है जब हम किसी पर्सन को मेडिकेशन दे रहे हों विदाउट वाटर, पानी के बिना, या उचित मात्रा में पानी नहीं दे रहे, लिटिल पानी दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे। इन्फेक्टियस ईसोफेजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट की वजह से होता है। रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस वोमिटिंग के कारण होता है, क्योंकि जो हमारा पेट का कंटेंट है, स्टमक का कंटेंट है, वो हमारे मुंह में आ जाता है, ईसोफेगस में आ जाता है, जिसके कारण ईसोफेगस में इन्फ्लामेशन या इरिटेशन या इन्फेक्शन हो जाता है। इटियोलॉजी, क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो हमारा यही है कि भाई इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, तो ये हमने लगा दिया, अंडरलाइन कर दिया, इन्फेक्शंस। और अगर हमारी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ है, मतलब वोमिटिंग वाली कोई बीमारी है, तो उसके कारण भी हो सकता है ईसोफेजाइटिस। या किसी फिजिकल इंजरी के कारण अगर हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब दे रहे हैं अंदर, तो उसके कारण जो इंजरी हुई है उसके कारण भी ईसोफेजाइटिस हो सकता है, ईसोफेगस में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। क्रोनिक वोमिटिंग, मतलब ज़्यादा वोमिटिंग हो रही हो जब भी हो सकता है। एलर्जीज़ के कारण भी हो सकता है, या इम्यूनिटी पर्सन की वीक हो, जैसे कि HIV में होता है, और हम कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जिसके कारण ईसोफेगस डैमेज हो रहा है, जैसे कि स्टेरॉयड, पोटेशियम क्लोराइड, क्विनिडाइन, एंटीबायोटिक्स। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? जो ये इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस है, इसके लिए है रिस्क फैक्टर वे हो सकते हैं कि जिनके फैमिली हिस्ट्री हो इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस की, या कोई एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री हो। ड्रग इंड्यूस ईसोफेजाइटिस ये जब होता है जब, मतलब ये उन लोगों को होने के चांसेस होते हैं जो लेटे लेटे पिल्स ले रहे हों, दवाई ले रहे हों, या कम पानी से या विदाउट वाटर पिल को निगल रहे हैं, या जो पिल है वो बहुत बड़ी है, लार्ज शेप्ड है उसकी। टेकिंग ड्रग राइट बिफोर स्लीप, या हम सोने से पहले ड्रग ले रहे हों, तो इन कारणों से भी हो सकता है ड्रग इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस। ये सारे रिस्क फैक्टर है कि किन किन को हो सकता है, तो ऐसे काम नहीं करें, नहीं तो आपको ईसोफेजाइटिस हो सकता है। इन्फेक्टियस ईसोफेजाइटिस, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके रिस्क बहुत होते हैं ईसोफेजाइटिस होने की, और मेडिकेशन ले रहे हो आप तो उसके कारण भी इन्फेक्टियस ईसोफेजाइटिस हो सकता है। रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस, रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस ज़्यादा स्मोकिंग करने से या एक्स्ट्रा वेट इंक्लूडिंग
फ्रॉम प्रेगनेंसी, लार्ज एंड फैटी मील्स, आपने एक्सेस अल्कोहल लिया है, चॉकलेट खाई है या मिंट फ्लेवर फूड लिया है, ये सब चीज़ एक्सेस किया है आपने, और बेड पे जाने से पहले आपने खाना खा लिया है इमिडिएटली, तो उसके कारण भी हो सकता है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में अगर आपने अल्कोहल, गैस्ट्रिक एसिड और ये सारे कारणों की वजह से, मेडिसिन की वजह से, इन सभी की एडवर्स इफ़ेक्ट की वजह से जो स्क्वेमस एपिथेलियल है, थीलियम है, उसमें इरिटेशन हो जाता है, और इस इरिटेशन की वजह से ईसोफेजियल म्यूकोसा का इरोजन और अल्सरेशन हो जाता है, फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन होने पर ईसोफेजाइटिस हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या आपको साइन और सिम्टम्स दिखेंगे? तो भाई अल्सर हो सकते हैं, मतलब छाले हो सकते हैं या घाव पड़ सकता है, और आपको एसिडिटी वाले सिम्टम दिखाई देंगे, जैसे कि सीने में जलन होगी, खांसी होगी, और आप अच्छी तरह निगल नहीं पाएंगे, वोमिटिंग होएगी, और चेस्ट पर पेन भी हो सकता है, भूख भी कम लगेगी आपको, और आपकी जो ब्रीथ है वो बैड हो जाएगी, बदबूदार हो जाएगी, बदबू वाली सांस, और आपकी वॉइस भी चेंज हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट हमें फिज़िकल एग्जामिन करना है पेशेंट का, और एंडोस्कोपी करनी है। एंडोस्कोपी परफॉर्म की जाती है ईसोफेगस और स्टमक के अंदर डालकर, ताकि हम इनको ऑब्जर्व कर सकें। अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज, बेरियम स्वेलो एक्सरे, बेरियम स्वेलो एक्सरे भी कर सकते हैं। इसका मतलब है आप पेशेंट को बेरियम पिलाओगे और फिर उसका एक्सरे कर लोगे। एलर्जी टेस्ट भी कर सकते हो आप, और ईजीडी, ईसोफेगो गैस्ट्रो डुओडेनोस्कोपी, ये भी आप कर सकते हो, ताकि रिमूव किया जा सके टिश्यूज़ के पीसीज ईसोफेगस से एग्जामिनेशन के लिए। अब मैनेजमेंट, कैसे कैसे आप मैनेजमेंट करोगे मेडिकल मैनेजमेंट में? तो आपको पहले तो गैस जो बन रही है वो कम करनी है, तो आप एंटासिड दे दोगे, एंटासिड दे दी, फिर आपको क्या करना है, ये रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस को ठीक करने के लिए आप दोगे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे कि ये हैं क्रेमेटिडिन, रेनिटिडिन, तो ये सारी मेडिकेशन है। और इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस के लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, जैसे कि हमारी है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल। अगर आप हॉस्पिटल में जाते तो आपने ये मेडिकेशन के नाम भी सुने होंगे। ड्रग इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस, तो अगर पेशेंट नहीं खाना खा पा रहा तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, फूड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जैसे कि मेडिकेशन दे रहे हैं हम, तो मेडिकेशन को हम लिक्विड में कन्वर्जन कर देंगे, ताकि पेशेंट आसानी से उसको स्वेलो कर सके, और हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी देंगे, मतलब जब वो पिल्स ले रहा हो
तो पिल्स को निगलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी देंगे। और पिल्स लेने के बाद हम तुरंत उसे सोने नहीं देंगे, उसे थोड़ा सा बैठा ही रखेंगे। 30 मिनट एटलीस्ट हमें बैठा रहना है, मतलब बैठ देना है क्लाइंट को, या खड़े रहना क्लाइंट को। इन्फेक्टियस ईसोफेजाइटिस के लिए एंटीबायोटिक्स दे देंगे, या एंटीफंगल या एंटीवायरल। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम फंडोप्लिकेशन कर देंगे ताकि इम्प्रूव की जा सके ईसोफेगस की कंडीशन। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें मेडिकल हिस्ट्री देखनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है पेशेंट का, और वाइटल साइन भी मॉनिटर करने हैं। पेन देखना है कि कितना पेन है और ये कहाँ लोकेशन है इसकी पेन की, और ड्यूरेशन और इंटेंसिटी देखनी है। कितनी एंजाइटी हो रही है पेशेंट की, या फियर कितना हो रहा है पेशेंट को, ये सब लेवल हमें चेक करना है। और न्यूट्रिशन इनटेक कितना कर रहा है पेशेंट, वो भी देखना है। और उसको कम और फ्रिक्वेंट मील देना है, ब्लेंड फूड देना है। और पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो इरिटेंट को अवॉइड करे, और वो अवॉइड करे खाना खाने के बाद सोना, मतलब तुरंत खाना खा के सोना नहीं, 2-3 घंटे या आधा घंटा हमें रुकना है, फिर सोना है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। हम स्वेलो नहीं कर जो हमारा क्लाइंट है वो स्वेलो नहीं कर पाएगा फूड को, और उसके ईसोफेगस में अल्सर बन जाएंगे या होल्स बन जाएगा, उसकी ईसोफेगस नैरो हो जाएगी, पतली हो जाएगी।